बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 का, जो कि 26 नवंबर 2020 को आयोजित हुई थी, उसके क्वेश्चन पेपर का 30 प्रश्नों का विस्तृत हल दे चुके थे। उससे आगे आज इस वीडियो में सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। एक प्रश्न था, साइन 75 डिग्री इंटू साइन 105 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, एक तो 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा का फार्मूला लगा करके आप बना सकते हैं। मैं एक अलग तरीके से आपको बताता हूँ कि अगर वो आपको नहीं मालूम है तो कैसे बना सकते हैं। देखिए, साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और साइन 105 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ऐसा इसलिए कि 45 डिग्री का मान हमें मालूम है, 30 डिग्री का मान मालूम है, 60 डिग्री का भी मान हमें मालूम है, इसलिए ऐसा। अब साइन ए प्लस बी का एक फार्मूला होता है, साइन ए की जगह पे 45 डिग्री इंटू कॉस बी, कॉस 30 डिग्री, प्लस है तो प्लस आ जाएगा कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये आ गया इसका डिटेल। उसी तरीक़ा से साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री का आ जाएगा साइन 60 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 45 डिग्री। अब सबका मान आपको मालूम है, भर दीजिए। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, अभी तुरंत में छोटा हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ब्रैकेट शुरू। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2। अब सबको गुना कर दीजिए। इन दोनों का गुना कीजिएगा तो ऊपर √3 नीचे 2√2 प्लस 1/2√2। दूसरा आ जाएगा 2√2 ऊपर √3 प्लस 1/2√2। ठीक है, पहले में एलसीएम लीजिएगा, 2√2 ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1। दूसरे में एलसीएम 2√2 ऊपर आ जाएगा √3 प्लस 1, अर्थात दोनों सेम है। यानी किसी एक का स्क्वायर, इसको हटा करके इसको स्क्वायर भी कर दे तो कोई बात नहीं, तो इसका स्क्वायर निकाल दीजिए। नीचे 2√2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 और 2 का वर्ग करेंगे 4 दूनी 8। ऊपर आ जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 2ab यानी 2√3। 2 कॉमन ले लीजिए, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस √3/8। 2 से काट दीजिए, ये आ जाएगा नीचे 4। तो इसका आंसर आएगा 2 प्लस √3/4। तो जिन्होंने भी यह आंसर मारा है 2 प्लस √3/4, उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32। एक प्रश्न आया था, एक एपी का यमवा पद 1/n तथा यनवा पद 1/m है, तो m इंटू n वां पद होगा।
यह प्रश्न बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आराम से आपको बताता हूँ, धीरे से इसे समझिए क्या है। यमवा पद हम कैसे निकालते हैं? टी एम बराबर ए प्लस एम माइनस 1 डी, और इतना बराबर कह रहा है 1/n है। दूसरा कह रहा है एनवा पद यानी टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 1/m। अब इन दो समीकरण से ए बराबर है, काटने के लिए नीचे वाला माइनस कर दीजिए। क्या हो जाएगा? दोनों में ऊपर नीचे में डी कॉमन है, डी को ब्रैकेट में रखिए। अब क्या बच जाएगा? m माइनस 1 और नीचे वाला माइनस में तो माइनस n और माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आएगा। इतना लेफ्ट साइड, राइट साइड में बच जाएगा 1/m n माइनस 1/m। देखिए -1 +1 कैंसिल आउट। अगर d की मान हम निकालना चाहें, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो m n हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा m माइनस n। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में d के साथ बचा m माइनस n, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो m माइनस n डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर है। तो ऊपर क्या बच गया? 1/mn। d का मान आ गया 1/mn। अब d का मान हमें मालूम हो गया, तो a का मान भी हम निकाल सकते हैं किसी एक समीकरण में रखने पर। चलिए पहला समीकरण से ही निकाल लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा? राइट साइड में 1/n है, माइनस इतना d कर दीजिए, यानी m माइनस 1 और d के जगह पे 1/n से mn से गुना कर दें। एलसीएम mn आ जाएगा, ऊपर m माइनस m प्लस 1 प्लस माइनस 1, अर्थात a का भी मान 1/mn और d का भी मान 1/mn होगा, दोनों बराबर होगा। तो अब हमें निकालना है, जो प्रश्न में कह रहा है Tmn क्या होगा, यानी mnवा टर्म क्या होगा। तो इसके लिए तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, a प्लस mn माइनस 1 और d। अब a और d का मान भर करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। a की जगह पर 1/mn प्लस mn माइनस 1 और d के जगह पे mn एलसीएम ले लें, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस mn माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, ऊपर बच जाएगा mn बटे mn, दोनों कैंसिल आउट, अर्थात 1, यानी mnवा पद हमारा 1 आएगा। इसका आंसर होगा 1। इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर 1 आया। आशा है इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो जिन्होंने भी इसका आंसर 1 दिया होगा, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33। एक प्रश्न आया था कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसके मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाया जाता है, तो इससे बना हुआ चतुर्भुज होगा। ऑप्शन में समांतर चतुर्भुज का मध्य बिंदु से मिलाना। ऑप्शन 1 में था आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, और डी में था समांतर चतुर्भुज। तो इसे बनाने के लिए
ये देखिए इसके दोनों विकर्ण को मिलाते हैं तो समांतर चतुर्भुज में हम जानते हैं कि दोनों विकर्ण D1 और D2 ये बराबर नहीं होते हैं। तो अब देखिए अगर इसकी बात करें तो मध्य बिंदु से ये मिलाएंगे तो इस त्रिभुज के में देख रहे हैं कि मध्य बिंदुओं से मिलाया गया बिंदु से हमारे एक नए चतुर्भुज का एक भुजा मिला है। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से को मिलाने पर बनी रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है और समांतर होती है। ठीक इसी प्रकार इसी विकर्ण का दूसरे साइड में ये भी इस विकर्ण का समांतर और आधा होगा। तो ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर भी होगा आपस में और साथ में समांतर भी होगा। ठीक इसी प्रकार से दूसरा विकर्ण एक और अन्य विकर्ण से हमें मिल जाएगा कि इस आमने सामने की भुजा बराबर होगी और समांतर होगी। तो इस नए चतुर्भुज जो हमें मिला तो इसमें हमें मिल गया कि आमने सामने की भुजा बराबर है और एक दूसरे के समांतर है। चारों भुजा बराबर नहीं है, चारों भुजा बराबर नहीं है तो वर्ग नहीं होगा और समचतुर्भुज नहीं होगा। दो ऑप्शन मेरा 50-50 कर। अब मुझे डिसाइड करना है कि वो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसमें एक देखिए कि इसके मध्य बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये रेखा जो हमें शुरू में समांतर चतुर्भुज दिया गया था इसके समांतर रहेगी और ये वाली खड़ी वाली इसके दूसरी मध्य बिंदु को मिलाने वाली है वो इस भुजा के समांतर होगी। अर्थात यहाँ पर जितना कोण बन रहा था वही कोण इतना पे बनेगा। तो इस स्थिति में चूंकि समांतर चतुर्भुज ये था तो दोनों बराबर नहीं था, यानी कि इसके विकर्ण जो हैं, जो नया बना है हमारे पास चतुर्भुज, इसके विकर्ण अगर मान लिया कि DN1 और DN2 डायगोनल नंबर 1 और डायगोनल नंबर 2 ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं। और चूंकि आयत में हम जानते हैं कि दोनों बराबर होता है, अगर नहीं बराबर है तो ये आयत नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, एक सिर्फ समांतर चतुर्भुज। यानी समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो हमें समांतर चतुर्भुज ही मिलेगा, कुछ और नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तो जिन्होंने भी इसका आंसर समांतर चतुर्भुज लगाया उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक प्रश्न आया था, किसी वर्ग और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप और त्रिभुज का परिमाप। कह रहा है वर्ग का विकर्ण 6√2 है सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का परिमाप और त्रिभुज का परिमाप बराबर है। वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप बराबर हम जानते हैं √2 ये जहाँ की भुजा है और इतना बराबर कह रहा है 6√2 सेंटीमीटर। ए का मान यानी वर्ग का एक भुजा की लंबाई हमें मिल जाएगा 6√2/2 सेंटीमीटर। √2 कैंसिल, 6 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर 4a यानी 4 × 6 सेंटीमीटर
ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर जब वर्ग का परिमाप आ गया, यानी त्रिभुज का भी परिमाप 24 सेंटीमीटर आएगा। एक चीज़ छूट गया, ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। प्रश्न में था कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। जब समबाहु त्रिभुज है तो इसकी अगर एक भुजा की बात करें तो कितना होगा, परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा होता है, यानी एक भुजा निकालना हुआ तो 24 क्योंकि वर्ग के बराबर है बटे 3 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर अर्थात 8 सेंटीमीटर। जब समबाहु त्रिभुज का एक भुजा मिल गया तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं √3/2 भुजा स्क्वायर अर्थात √3/2 64 वर्ग सेंटीमीटर। काट दें 32 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 32 √3 सेंटीमीटर जिन्होंने भी आंसर लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही है। सॉरी, √3/4 ये स्क्वायर होगा यहाँ पर, तो भाग देंगे तो 16 चौके 64, 16√3 आएगा, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, तो इसका आंसर आएगा 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35। एक प्रश्न आया था cos स्क्वायर थीटा बटे cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो थीटा बराबर क्या होगा। देखिए इसमें इस व्यंजक में cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखें, cot को हम बदल देंगे cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा में माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर 3। इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, नीचे cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो आ जाएगा 1 बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा बराबर 3। इससे हमें मिलेगा 1 बटे sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 3। ये sin स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हम जानते हैं ये cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बराबर 3। sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा होता है बराबर 3, यानी tan थीटा बराबर स्क्वायर तो दूसरी तरफ अंडर रूट। हम जानते हैं √3 जो होता है वह tan 60 डिग्री का मान होता है, और हम tan 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आया π/3। तो जिन्होंने भी आंसर थीटा बराबर π/3 लिखा है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36। एक प्रश्न आया था कि दो बिंदु है ए और बी जिनके नियामक -2, 3, बी के नियामक 6, 7, इसके बीच कोई बिंदु ओ है जिसके नियामक 4, 6 हैं। यह ए बी को यम अनुपात यन के में विभाजित करता है। तो पूछा जा रहा है कि यम अनुपात यन
क्या होगा। विभाजन सूत्र से हम निकाल सकते हैं m इंटू 6 यानी 6m प्लस n इंटू -2 बटे m प्लस n सभी का x नियामक लिए थे, तो बीच वाले बिंदु जो कि विभाजन कर रहा है उसका x नियामक के बराबर होगा। अब इसको हल कर दीजिए, m बटे n का मान निकाल दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। 6m माइनस 2n बराबर 4m प्लस 4n। m को एक साइड में ले आइए, 6m माइनस 4m बराबर 4n प्लस 2n। लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2m बराबर 6n। हम कर सकते हैं m बटे n, दूसरे तरफ 6 बच जाएगा, 2 के दूसरे तरफ ले जाइए, 3 बटे 1, m अनुपात n बराबर 3 बटे 1 होगा। तो जिन्होंने भी आंसर 3 बटे 1 दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक प्रश्न आया था कि एक भवन है जो कि 40 मीटर ऊंचा है। मान लिया कि PQ एक भवन है। इसी समतल पर एक मीनार है। मान लिया कि ये भी मीनार है। मीनार के शीर्ष से और पाद से जो उन्नयन कोण बन रहा है, यहाँ से 45 डिग्री बन रहा है और यहाँ से 60 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। मान लिए कि इसका नाम हम D रख लें। साथ ही साथ इन दोनों के बीच की दूरी x मान लीजिए। माना QA बराबर x। जब ये x है तो ये भी दूरी x होगा, क्योंकि समांतर खींची गई। जब ये 40 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब त्रिभुज BDP से यह कोण समकोण होगा। यह 45 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि BD बटे PD। tan 45 डिग्री का मान हम 1 जानते हैं, यानी BD बटे PD यह x के बराबर होगा। फिर यह गुना कर दें, BD बराबर x आ जाएगा। इसका मान x है। अब x का मान हमें निकालना है। तो अब एक और समकोण त्रिभुज से चलें। त्रिभुज BAQ से यहाँ पर क्या होगा, कोण A 90 डिग्री होगा, 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। यहाँ पर लंब का मान हो जाएगा 40 प्लस x बटे आधार की जगह पे x। tan 60 डिग्री का मान हम जानते हैं √3 बराबर हो जाएगा 40 प्लस x बटे x। तिर्यक गुना कर दें, ये हो जाएगा √3x बराबर 40 प्लस x। x को एक तरफ लें जो आ जाएगा √3 माइनस 1 इंटू x बराबर 40, जिससे हमें मिल जाएगा x का मान 40 बटे √3 प्लस माइनस 1। इसे और सरल करने के लिए √3 प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें। क्या आ जाएगा, x बराबर √3 का मान हम जानते हैं 1.73, तो जब 1 ऐड कर देंगे जाएगा 2.73।
नीचे आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला पर, यानी ए स्क्वायर की जगह पर 3 माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 1, 3 माइनस 1 करेंगे 2, डिवाइड कर दीजिए 20 गुने इतना 2.73, ये आ जाएगा 27 दूना 54.6 मीटर। जब ये एक्स का मान निकल गया तो अब इसमें मीनार की लंबाई निकल जाएगी। मीनार की ऊंचाई ये आ जाएगा 40 प्लस 54.6 मीटर, ये आ जाएगा 96 मीटर। तो जिन्होंने भी आंसर 96.6 मीटर लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, एक प्रश्न आया था कि किन्हीं आंकड़ों का माध्य दिया हुआ है 8.9 और उन्हीं आंकड़ों का माध्यिका दिया हुआ है 9, तो बहुलक क्या होगा। बहुलक का फॉर्मूला हम जानते हैं 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। माध्यिका के मान दिया हुआ है 9, 2 गुने माध्य 8.9, 27 माइनस 17.8, 2 9.2 आएगा, यही इसका आंसर होगा। तो जिन्होंने भी आंसर 9.2 लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39, एक प्रश्न आया था 30 लड़कियों का औसत 14 वर्ष है, उसमें से कह रहा है 5 लड़कियों का औसत 15 है और इन 5 लड़कियों को इससे निकाल दिया गया, तो बाकी बची लड़कियों का औसत कितना होगा, इसको निकालने पे। तो देखिए 30 लड़कियों का औसत 14 वर्ष है, यानी इन 30 लड़कियों का आयु का योग कितना हो जाएगा, यह 30 गुने 14 कर दें, मैंने 14 या 42, 420 वर्ष। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 5 लड़कियों जिसका औसत उम्र 15 वर्ष है उसको निकाल दिया गया, तो जो 5 निकाला गया उसमें कितना वर्ष घट गया, तो प्रत्येक का 15, तो 5 से गुना करेंगे तो 75 वर्ष। चूँकि इसको निकाल दिया गया है तो हम घटा दें, तो ये आ जाएगा 5 7 4 11, 345 वर्ष। ये कितनी लड़कियों के लिए हो जाएगा, 30 में से 5 लड़की चलेगी, अब तो 25 लड़की ही बची, तो शेष लड़कियों का औसत जो हमसे पूछा जा रहा है ये कितना हो जाएगा, 345/25 वर्ष। अब इसको भाग दे दीजिए एक बार में, 25 9 95 हो जाएगा, 25 75 और 20 दशमलव देंगे 0, 200, 25 200, यानी 13.8 वर्ष इसका नया औसत होगा। यही प्रश्न में पूछा जा रहा था। तो जिन्होंने भी इसका आंसर 13.8 वर्ष लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, एक प्रश्न आया था एक बंद बहुभुज
के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में हैं यदि निम्नतम कोण 100 डिग्री तथा अधिकतम कोण 140 डिग्री है तो बहुभुजों की संख्या होगी। तो देखिए इस तरीका से बंद बहुभुज है। तो ये नहीं पता है कि ये पंचभुज है खष्टभुज है क्या है। इसका कह रहा है कि एक आंतरिक कोण 100 डिग्री का है और यह आंतरिक कोण है धीरे धीरे बढ़ते जाता है और सबसे बड़ा कोण जो है 140 डिग्री है। तो बताइए कि इसमें कुल कितनी भुजा है। और ये सभी 100 से जो 140 तक बढ़ा है ये समांतर श्रेणी में है। तो इसका बनाने का एक फंडा मालूम होना चाहिए कि हमारा जो केंद्र पे जो कोण बनेगा यह कुल कितना बनेगा। ये हम जानते हैं 360 से ज़्यादा नहीं बनेगा, ना तो कम बनेगा। इसी पॉइंट को आदमी ध्यान में रख करके ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो ये ध्यान कीजिए कि अगर 100 डिग्री का एक कोण है तो यहाँ पर क्या इन दोनों मिला करके 100 होगा और यहाँ पर केंद्र पे कितना डिग्री का कोण बनाएगा, यह बनाएगा 80 डिग्री का कोण। तभी तीनों मिला करके 180 डिग्री होगा, एक त्रिभुज बनाएगा। उसी तरीक़ा से 140 वाला जब रहेगा तो केंद्र पे कितना कोण बनेगा 40 डिग्री का। यानी कि इसमें एक तरफ 80 डिग्री का कोण बनेगा और दूसरी तरफ केंद्रीय कोण 40 डिग्री। जैसे जैसे अंतः कोण बढ़ते जाएगा केंद्रीय कोण हमारा घटते जाएगा, 80 से 40 होते जाएगा। यानी कि दोनों तरफ का लिमिट दिया हुआ, अपर लिमिट केंद्रीय कोण का और लोअर लिमिट हमें दिया हुआ। तो कह रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले इसका हम एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज क्या होता, औसत निकाल लेंगे, यानी 80 + 40/2। और समांतर श्रेणी का एक गुण होता है कि इनमें सभी जितने भी समांतर श्रेणी में जितने भी पद हैं उसको अगर योग करना है और आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा दिया हुआ है तो उसमें पदों की संख्या से आप गुना कर देते, यानी कि इसमें जितने भुजा होंगे उतने आंतरिक कोण होंगे। n से अगर मान लीजिए कि n भुजा है तो n से हम गुना कर दिए तो इनका योग मिला करके हमारा पूरा केंद्रीय कोण होना चाहिए, कितना होना चाहिए 360 डिग्री। अगर यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया तो समझ लीजिए कि आंसर आपका बन गया। अब समझ लीजिए कि n, अब तो सीधा सीधी कैलकुलेशन है, 80 + 40 करेंगे 120, 2 से भाग देंगे यानी 60 डिग्री आएगा बराबर 360 डिग्री। इसलिए n का मान कितना आ जाएगा 360 डिग्री बटे 60 डिग्री। काट दीजिए 6, यानी कि यह इस बहुभुज में कुल 6 भुजाएं हैं, आंसर 6 होगा। तो जिन्होंने भी आंसर 6 लगाया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो एक बार फिर आप लोगों के सहयोग के लिए आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रश्न भेजा है, एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न जिसका सॉल्यूशन देना बाकी है, तो जल्द ही हम वीडियो लेकर के हाजिर होते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।